ओके। नमस्कार मित्रों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, परीक्षाओं का दौर है और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है और इसमें भी महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, अध्ययन की विधियां। इन विधियों के माध्यम से मनोविज्ञान आज कहां से कहां पहुंच चुका है। जहां प्रारंभ में मित्रों मनोविज्ञान अंतःदर्शन विधि से प्रारंभ हुआ और आज हम देख रहे हैं मनोविज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला विषय माना गया है। यह मनोविज्ञान अपराधों की दोष निवृत्ति के लिए हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। आज समाज जिन बातों से तरक्की कर रहा है, जिसे आधार मानकर तरक्की कर रहा है, वो मित्रों आधार है मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां, जिन्हें वर्तमान में हम मनोविश्लेषणवाद विधियों को मानते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान को नई पहचान दिलवाई है। आज हम उन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों कि वे विधियां कौन कौन सी हैं, वे विधियां कैसी होती हैं और उन विधियों के माध्यम से व्यक्ति के ऊपर हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दो प्रकार की विधियां हैं, पहली है निरीक्षण विधि और दूसरी है विवरण विधि। मित्रों, निरीक्षण विधि जहां बात करते हैं इसमें मात्र निरीक्षण होता है और विवरणात्मक जो विधियां हैं इनमें व्यक्ति, विषय या विषय वस्तु, संपूर्ण विषय का विवरणात्मक वर्णन किया जाता है। यहां देखिएगा अंतःदर्शन और बहिर्दर्शन, ये है निरीक्षण विधियां। सबसे प्राचीन विधि है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि जो मानी गई है वो अंतःदर्शन। अंतःदर्शन विधि जब अपने आप में खत्म होने लगी तो एक नई विधि का उदय हुआ। उस विधि को कहते हैं बहिर्दर्शन विधि, जिसे जेबी वॉटसन, जब व्यवहारवाद का मनोविज्ञान हम लोगों के सामने आया उस वक्त इसका उदय हुआ था। उनके बाद में साक्षात्कार, प्रश्नावली, समाज नीति, ये सारी की सारी विधियां हैं। इन विधियों की मित्रों आज हम क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अंतःदर्शन विधि। अंतःदर्शन विधि मित्रों, ये जो विधि है इसे हम कह सकते हैं यह मनोविज्ञान की प्राचीन विधि है। मित्रों, इस विधि के माध्यम से व्यक्ति, जहां अंतःदर्शन का अर्थ है अर्थात अंदर की ओर देखना, अंदर की ओर देखना, यही जो विधि है, इस विधि में होता क्या है। अब सुनने वाली बात यह है, इस विधि में व्यक्ति, विषय और विषय स्वयं होता है। कौन होता है? विषय, विषय और दूसरा विषय। विषय और विषय दोनों एक ही व्यक्ति होता है। व्यक्ति स्वयं का अध्ययन जब स्वयं करने लगता है तो अंतर्दर्शन होता है। इस विधि में मित्रों सबसे कम खर्चीली, इसमें इस विधि के माध्यम से किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, किसी यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। अंदर की ओर जब व्यक्ति देखता है, आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन, आत्म निरीक्षण व्यक्ति जब करता है तो वह अंतर्दर्शन कहलाया जाता है। मित्रों, प्राचीन काल हमारे जो ऋषि मनीषी हुए हैं, वे ऋषि मनीषी अपना स्वयं का अध्ययन जब स्वयं करते थे और उसके बाद में जो निष्कर्ष सामने आता था वही अंतर्दर्शन है। इस विधि में यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कोई समय भी निश्चित नहीं होता।
लेकिन इस विधि की सबसे बड़ी बात यह है, जब मैं मेरा अंतः दर्शन कर रहा हूं तो कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की आलोचना नहीं कर सकता। आलोचना इस वक्त यहां पर आते आते कुछ पक्षपात के इसके ऊपर आरोप लगते हैं इस विधि के माध्यम से। आरोप क्यों लगते हैं? आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि व्यक्ति जो अपना स्वयं का अध्ययन कर रहा है वो आते आते धीरे धीरे अपनी तारीफ करना लग जाएगा। वो क्या बताएगा? अगर खुदा का जिन्हें खुद का पता मालूम नहीं, मैं मेरा अंतः दर्शन कर रहा हूं मित्रों, लेकिन जब मैं जानता ही नहीं हूं कि मुझे करना क्या है, ऐसी स्थिति में आते आते यह विधि खत्म हो जाती है। यही कारण रहा कि इस विधि को माना नहीं गया, इस विधि को स्वीकार नहीं किया गया। ये तो मानते हैं कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि को सबसे प्रारंभ में कौन व्यक्ति लेकर के आया? इस विधि के ऊपर हम विचार करें तो इस विधि को प्रवर्तक इसके कौन थे? वो थे संरचनावादी मनोवैज्ञानिक, जिसे कहते हैं विलियम वुड। विलियम वुड। इस विधि को आगे बढ़ाने का जो श्रेय मिला वो टीस्नर को मिला। टीस्नर कौन था? टीस्नर था विलियम वुड का शिष्य। इस विधि का प्रतिपादन जब विलियम वुड ने मित्रों प्रथम प्रयोगशाला खोली, प्रथम प्रयोगशाला जब इन्होंने 1879 में खोली, उस वक्त प्रयोगशाला में प्रयोग होना चाहिए था। तो प्रयोगशाला में प्रयोग हो तो उसके लिए एक स्पष्ट विधि की आवश्यकता होती थी। उस विधि जो अपनाई गई थी उस वक्त, उस विधि को कहते हैं अंतः दर्शन विधि। क्या कहते हैं? अंतः दर्शन विधि। अंतः दर्शन विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे आपको मालूम होगा विलियम वुड को एक कहते हैं प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक। प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। किन्हें कहते हैं प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक? विलियम वुड को। इन्होंने 1879 में लिप्जिग शहर जर्मनी के लिप्जिग शहर में एक प्रयोगशाला खोली। उस प्रयोगशाला में जहां विषय की आवश्यकता पड़ रही थी, जहां नीति निर्धारण की आवश्यकता पड़ रही थी, प्रयोगशाला तो खोली थी, लेकिन उस प्रयोगशाला के माध्यम से अध्ययन किस प्रकार से किया जाए यह स्पष्ट नहीं था। तो विलियम वुड ने एक नई विधि का अवतरित किया या नई विधि को जन्म दिया। उसी विधि को कहते हैं अंतः दर्शन विधि। इस विधि में व्यक्ति स्वयं का अध्ययन होता। ध्यान रखना। अब देखना इस विधि के बारे में। इस विधि में व्यक्ति स्वयं का ही अध्ययन करता है। इस विधि में व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है। कह सकते हैं विषय और विषय एक ही होता है। विषय और विषय दोनों इसमें एक ही होते हैं। इस विधि में यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। यह विधि बालक, पशु पक्षी, आदि के ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? इस विधि में बालक,
क्योंकि यह पशु पक्षी या वृत्त के ऊपर यह विधि संभव नहीं है, क्योंकि बालक अपना अध्ययन स्वयं नहीं कर सकता, पशु पक्षी भी अपना स्वयं का अध्ययन स्वयं नहीं कर सकते। यह विधि मनोविज्ञान की प्रथम व प्राचीन विधि है। यह विधि मनोविज्ञान की क्या है? प्रथम विधि है और सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि का जो रिजल्ट होता है, इसका परिणाम आत्मनिरीक्षण पर आधारित होता है। मित्रों, ये सबसे बड़ी बात यह है, इसमें यंत्र की आवश्यकता नहीं है, प्रयोगशाला की इसमें आवश्यकता नहीं है। ध्यान आपको यही रखना है, वो एग्जाम में मात्र यही पूछेगा कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है, तो आप कह सकते हैं सर मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि अंतर्दर्शन विधि है। इस विधि का प्रवर्तक कौन है, तो आप कह सकते हैं इस विधि का प्रवर्तक प्रयोगवादी या संरचनावादी मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड इस विधि का प्रतिपादक है। इस विधि के गुण कौन से हैं, तो मित्रों आप कह सकते हैं इस विधि में किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में सबसे बड़ी बात, समय की भी कोई पाबंदी इसमें नहीं होती। आप चाहे जब अपना निरीक्षण कर सकते हैं, चाहे जब अपना निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं। लेकिन यह विधि और भी हम बात करें, यह धन की लागत शून्य होती है, शून्य। समय की कोई पाबंदी नहीं है। समय की भी इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है। व्यक्ति चाहे जब अपना आत्मनिरीक्षण कर सकता है। अब मित्रों सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने जहां तक जब गुणों को पढ़ा है, अब इस विधि में दोष भी होते हैं। गुण होने के साथ साथ में इस विधि के दोष ज्यादा थे, इन कारण से इस विधि को नकार दिया गया। मित्रों इस विधि के दोष क्या क्या थे, अब वो समझने वाली बात है। इस विधि के दोष इसकी ये थे, मूल बात यह जो विधि है व्यक्तिगत तथा आत्मनिष्ठ विधि है। व्यक्तिगत और आत्मनिष्ठ विधि है। मित्रों इस विधि में और भी आपको समझने वाली बात यह है, इस विधि में जब व्यक्ति स्वयं का अध्ययन स्वयं करता है, तो कभी न कभी यहां पक्षपात पूर्ण होती है अपनी बात, क्योंकि मैं मेरी कमियां नहीं लिख सकता। इसलिए इस विधि के जो परिणाम आए, इस विधि के जो परिणाम होंगे मित्रों, वो क्या होंगे? अवैध, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय या अवैज्ञानिक। अवैज्ञानिक मित्रों, जहां पर मनोविज्ञान को हमने विज्ञान माना है, समझने वाली बात यहां है, जब मनोविज्ञान को हमने विज्ञान का दर्जा दिया है, तो विधियां हमें विश्वसनीय चाहिए, हमें रिजल्ट वैध चाहिए, हमें रिजल्ट वैज्ञानिक चाहिए। इसलिए इस विधि को नकारने का सबसे बड़ा कारण यह सिद्ध हुआ। इस विधि में वैज्ञानिक रूप से कोई प्रमाणिक बात नहीं है। इस विधि में पूर्ण रूप से प्रमाणिकता की बात संभव नहीं है। जहां बात प्रमाणिक नहीं है,
जहां बात बिना प्रमाण के है, जहां परिणाम का कोई आधार संभव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे आत्मगत विधि को, या मैं यूं कहूं अंतः दर्शन विधि को नकार दिया गया। नकार देने के बाद 20वीं सदी में एक मनोविज्ञान विज्ञानी का उदय हुआ, जिसे हम कहते हैं जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन के जन्म होने के बाद एक धीरे धीरे आत्मगत या अंतः दर्शन विधि को नकारा जाने लगा और एक नई विधि निकल करके सामने आई, जिस विधि को हम कहते हैं, जिस विधि को कहा गया बहिर्दर्शन विधि। अब आगे देखेंगे नंबर 2, बहिर्दर्शन विधि। यहां देखना, सबसे पहली बात, इस विधि का उदय कब हुआ? उदय हुआ 20वीं सदी में। कब हुआ? 20वीं सदी में। किसने किया? उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का जो नाम की जहां पर हम बात करते हैं, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन। जब व्यवहारवाद का जन्म हुआ, व्यवहारवाद के उदय के साथ, यानी इस विधि का जन्म कब हुआ मित्रों? व्यवहारवाद के उदय के साथ में ही इस विधि का उदय हुआ। और इस विधि को हम कह सकते हैं, अन्य नाम अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि, इन नाम से भी हम इन्हें जान सकते हैं। क्योंकि इस विधि में मित्रों, जहां हमने पढ़ा अंतः दर्शन विधि में विषय, अंतः दर्शन विधि में विषय और विषयी दोनों एक होते थे, यहां पर बात अलग हो गई। विषय अलग है, विषयी अलग है। इस विधि में बहिर का मतलब होता है बाहर। बहिर का मतलब क्या हुआ? बाहर। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, ये क्या है? ये अपने आप में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यूं कह सकते हैं, ये विषय है। ये क्या है? ये विषय है। इस व्यक्ति का अध्ययन, इस विधि का अध्ययन कोई दूसरा आदमी या इस व्यक्ति के द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है। इस व्यक्ति का अध्ययन इस व्यक्ति के माध्यम से किया जा रहा है। जो ये परिणाम सामने आएंगे वही बहिर्दर्शन है। वही क्या है? बहिर्दर्शन। ये व्यक्ति क्या कर रहा है मित्रों? ये व्यक्ति अवलोकन कर रहा है। अवलोकन, ये व्यक्ति निरीक्षण कर रहा है। क्या कर रहा है? यह निरीक्षण। तो इसे कह सकते हैं यह अवलोकन प्रणाली है, यह विधि निरीक्षण प्रणाली है। अब जहां पर बात आ गई, ये एक योजनाबद्ध तरीके से इसमें क्या क्या होता है, ये परीक्षण किन दिन करेगा? इसके द्वारा जो परीक्षण होंगे वो होंगे शारीरिक, मानसिक या सामाजिक। ये व्यक्ति इस आदमी का या इस विषय का निरीक्षण कर रहा है। ध्यान रखना, ये जो निरीक्षण कर रहा है, इसे हो सकता है मालूम हो या मालूम नहीं भी हो, लेकिन यह विषय है और ये विषय है। इसका निरीक्षण, एक व्यक्ति का निरीक्षण जब दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वह बहिर्दर्शन कहलाता है। अब बात यह आती है कि सर जहां पर बात ये निरीक्षण कर रहा है तो माध्यम क्या है निरीक्षण करने का? तो मित्रों, निरीक्षण करने का जो माध्यम होता है, उस
जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं इसके संबंधित देखिएगा माता पिता। माता पिता इस व्यक्ति का पुस्तकें, डायरी, मित्र या अभिरुचियां, इनके माध्यम से ये व्यक्ति इसका अध्ययन कर सकता है। अब और समझना, जहां आत्मगत विधि में, अंतःदर्शन विधि में जहां किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं थी या उपकरण को यूज में नहीं लिया गया, यहां पर आते आते कैमरा, उपकरण क्या क्या होंगे ध्यान रखना, उपकरण क्या क्या होंगे मित्रों, इस बात को देखना। उपकरण होंगे आपका सबसे पहले कैमरा, कैमरा होगा, वीडियो होगा, या हम कह सकते हैं टेप रिकॉर्डर भी हो सकता है। ये उपकरण इसमें संभव है। बात समझ में आ रही है? एक विषय होगा, दूसरा विषय होगा। ये व्यक्ति इस व्यक्ति का निरीक्षण करेगा, निरीक्षण करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वही दर्शन कहलाएगा। इस विधि को जो निरीक्षण कर रहा है या अवलोकन कर रहा है, इसलिए इसे अवलोकन प्रणाली या निरीक्षण प्रणाली भी हम कह सकते हैं। उपकरण क्या क्या होंगे तो मित्रों, इसमें उपकरण कैमरा, वीडियो, टेप रिकॉर्डर हो सकता है। अब अध्ययन किनका करेगा तो मित्रों, शारीरिक स्थिति का, मानसिक स्थितियों का और सामाजिक स्थिति का इसमें अध्ययन व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, किनके माध्यम से करेगा तो माध्यम उसके माता पिता होंगे, माध्यम उसके पुस्तकें होंगी, उसकी डायरियां होंगी, उसके मित्र और उसकी अभिरुचियां इसमें शामिल हो सकती हैं। ये बात जहां पर बात आती है, अब ये बहिर्दर्शन होता कितना प्रकार का है मित्रों। बहिर्दर्शन की जहां बात करें, 4 प्रकार का होता है ये बहिर्दर्शन के प्रकार। बहिर्दर्शन के प्रकार यहां देखना, पहला प्रकार औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। एक तो हुआ औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। तीसरा होता है मित्रों व्यवस्थित, व्यवस्थित। और चौथा होगा आपका, चौथा होगा आकस्मिक। 4 प्रकार का बहिर्दर्शन है। पहला है औपचारिक। इसमें औपचारिक में क्या होता है, इसमें आते आते नियंत्रित परिस्थितियां क्या होती हैं, नियंत्रित परिस्थितियां। परिस्थितियां मित्रों यहां पर नियंत्रित होंगी, ध्यान रखना। औपचारिक जो बहिर्दर्शन है, यहां पर आपकी स्थितियां, वातावरण, क्लाइमेट, एनवायरमेंट नियंत्रित होगा। नियंत्रित होने का मतलब उस व्यक्ति को कंट्रोलाइज करने के साथ साथ में उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। अगला होगा अनौपचारिक। यहां प्राणी के ऊपर अनौपचारिक ढंग से उसका अध्ययन किया जाता है। एक होता है व्यवस्थित। बिल्कुल व्यवस्थित का मतलब होता है योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध, योजनाबद्ध। जहां पर योजनाबद्ध होगा व्यवस्थित होगा। और हम बहिर्दर्शन यदि जब अचानक करते हैं, अकस्मात करते हैं, अकस्मात यदि हम कर रहे हैं वो आकस्मिक होगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा
रेड डालना। कई बार आकस्मिक मंत्री जी पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में निरीक्षण करने के लिए, कई बार बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं स्कूलों में अचानक निरीक्षण करने के लिए, सूचना भी नहीं रहती, जानकारी भी नहीं रहती है। तो वो क्या है, वो आकस्मिक बहिर्दर्शन है, जहां पर योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन किया जा रहा है, वो बहिर्दर्शन है। जहां पर परिस्थितियां अनौपचारिक होती हैं, प्राणी और व्यक्ति के साथ में जब परिस्थितियां अनौपचारिक होती हैं, अनौपचारिक होता है, और जहां पर नियंत्रित परिस्थितियां बना करके अध्ययन किया जाता है, वो औपचारिक बहिर्दर्शन है। यहां पर बात जब बहिर्दर्शन की हो चुकी है, दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है, तो मित्रों इसके कुछ लाभ भी हैं। इस विधि के लाभ कौन कौन से हैं, वो आप स्वयं अब देखने का प्रयास करना। गुण, मित्रों गुण आप अपने आप बना सकते हैं। जब इतनी स्थितियां बन रही हैं, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हो रहा है, हर चीज का अध्ययन ढंग से व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, इसके जो परिणाम होंगे, इसके परिणाम वैध होंगे, इसके परिणाम विश्वसनीय होंगे, इसके परिणाम व्यापक होंगे। ये तो इसके परिणाम है बहिर्दर्शन विधि के। जहां पर बात अंतर्दर्शन में हम कह रहे थे साहब, ये रोगियों के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर अध्ययन नहीं होता अंतर्दर्शन में, लेकिन बहिर्दर्शन में सबसे बड़ी बात यह है, यह बालक पशु पक्षियों के ऊपर भी अध्ययन संभव है। अपन लोग जहां बात अभी अंतर्दर्शन की कर रहे थे, जो पढ़ा था हम लोगों ने कि आत्मगत या अंतर्दर्शन, मित्रों रोगी, बालक, पशु पक्षी के ऊपर अध्ययन संभव नहीं है, लेकिन बहिर्दर्शन में रोगी भी आता है, बहिर्दर्शन में बालक भी विषय बन सकता है, बहिर्दर्शन में पशु और पक्षी के ऊपर भी अध्ययन संभव है। इस विधि में मित्रों जब शारीरिक परिवर्तन होते हैं या मानसिक या मानसिक जो परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तनों पर भी नजर रखी जाती है, जिसके माध्यम से हमने शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन हुए और हमने देखा, तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उन्हें दिशा निर्देशित कर सकते हैं। हम लोग इन्हें दिशा निर्देशित कर सकते हैं कि साहब आप आगे बढ़िए, आपको ये काम करना चाहिए। ये अपेक्षाकृत इसके जो रिजल्ट हैं, उपकरणों की अपेक्षाकृत इसके रिजल्ट जो उपकरण के माध्यम से लेते हैं, ये कभी कभी निष्पक्ष हो सकते हैं, निष्पक्ष। अब जहां पर बात हमने की कि भाई इसके गुण क्या होते हैं, गुण साहब इसके जो रिजल्ट हैं अंतर्दर्शन की अपेक्षा, इसके परिणाम वैध हैं, विश्वसनीय हैं, व्यापक हैं और निष्पक्ष हैं। यह विधि बालक पशु पक्षियों के ऊपर भी लागू की जा सकती है। इस विधि के माध्यम से मानसिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तनों के ऊपर नजर रखी जाती है, जिसके माध्यम से हम विषय को गाइड कर सकते हैं, दिशा निर्देशित कर सकते हैं, या हो सकता है इनके माध्यम से हम प्रेडिक्शन, भविष्यवाणियां भी कर सकते हैं, यह भी संभव हो सकता है। अब जहां पर बात हम लोग गुण की बात जहां पर आई, तो मित्रों इसमें दोष भी हो सकते हैं।
दोष कौन कौन से हैं कृपया अब आप स्वयं अपने आप देख लेना। इसके जो दोष है, दोष ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन दोष हैं। अब वो दोष कौन कौन से हैं? सबसे पहला दोष, कभी कभी जो बहिर्दर्शन कर रहा है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। वो पूर्वाग्रह के कारण परिणाम बदल जाते हैं। कभी कभी परिणाम पूर्वाग्रह के कारण बदल जाते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने उसके बारे में माता पिता से पूछा, मित्र से पूछा, मित्र भी पूर्णतः पक्षपात करें। मित्र या माता पिता जब पूर्णतः पक्षपात करेंगे, इसका मतलब इसका रिजल्ट कभी कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता और यहां पर व्यवहार बदला हुआ रहता है। जो हम चाह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वैसा परिणाम हमें उपलब्ध नहीं भी हो, क्योंकि जिसे जांच सौंपी गई है, जिसे कहा गया है कि तुझे बहिर्दर्शन करना है, वो व्यक्ति स्वयं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। या हम देखते हैं जो माता पिता और मित्र हैं वो भी पक्षपात करने लगते हैं, क्योंकि हम किसी माता पिता से पूछे कि तेरा बेटा श्रवण कुमार है कि नहीं है, चाहे बेटा कितना ही बड़ा कंस क्यों ना हो, लेकिन मां ये नहीं कहेगी मेरा बेटा कंस है, वो कहेगी मेरा बेटा श्रवण कुमार ही है। जब मां ऐसा व्यवहार करती है तो उसके बेटे का जो परिणाम आने वाला है वो पक्षपात पूर्ण होगा। वो कैसा होगा? पक्षपात। पक्षपात उसमें हो जाएगा। आगे जब हम बात करते हैं, व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करना पूर्णतः संभव नहीं है। इस विधि में सारे व्यक्तियों पर निरीक्षण करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कोई कोई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिसके बारे में हमें ना जानकारी है, ना सही बात माता पिता बताते हैं, ना उसकी कोई ऑटोबायोग्राफी मिलती है, ना उसके फ्रेंड मिलते हैं, ना उसकी पुस्तकें मिलती हैं, तो हम किस प्रकार से जांच कर पाएंगे? तो मित्रों, यहां पर आते आते जांच हमारी खत्म हो जाती है। खत्म कब होगी? जब व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का साथ नहीं दे या पक्षतापूर्ण व्यवहार करे या दोहरा व्यवहार करे या जांच उपलब्ध ही नहीं होती, तो ये इसके मित्रों दोष है। अब पुनः आप एक बार बहिर्दर्शन को देखना। बहिर्दर्शन विधि के जनक जो थे वो जेबी वॉटसन थे। इसको आगे बढ़ाया था टिस्नर ने। इस विधि को इस विधि का उदय हुआ था 20वीं सदी में व्यवहारवाद के उदय के साथ। कब हुआ था? व्यवहारवाद के उदय के साथ इस विधि का जन्म हुआ और लागू करने वाला था जेबी वॉटसन। क्वेश्चन केवल यही पूछेंगे, क्वेश्चन यही होगा कि बहिर्दर्शन विधि का गुण क्या है, बहिर्दर्शन विधि का दोष निम्न में से कौन सा है, इस विधि का परिवर्तन किसने किया था, या इस विधि का उदय कब हुआ था। तो मित्रों, व्यवहारवाद के उदय के साथ में एक विधि सामने आई थी, उस विधि को कहते हैं बहिर्दर्शन विधि। जहां अंतर्दर्शन में विषय और विषय एक होते थे, बहिर्दर्शन में व्यवस्था बदल गई है, विषय अन्य व्यक्ति होता है और विषय दूसरा व्यक्ति होता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अध्ययन करता है तो बहिर्दर्शन कहलाता है। इस विधि में ये विषय सब्जेक्ट है और ये विषय है। मित्रों, जिस विधि के माध्यम से वो देखता है, अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, बहिर्दर्शन कहलाता है। इसके उपकरण होंगे कैमरा, वीडियो, टेप रिकॉर्डर,
और माध्यम क्या होगा? माता पिता होंगे मित्रों, माध्यम पुस्तकें होंगी, डायरिया होंगी, मित्र होंगे और उसके भी रुचियां आदि हो सकती हैं। किनका अध्ययन करेगा? तो मित्रों अध्ययन करेगा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विषय वस्तु का अध्ययन कर सकता है। जो परिणाम आ रहे हैं, इन परिणाम के माध्यम से ही हम उन्हें गाइड भी कर सकते हैं या भविष्यवाणी भी हम कर सकते हैं। विषय और विषय ये होंगे। उसके बाद में आप लोग देखेंगे बहिर्दर्शन के प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक, व्यवस्थित और आकस्मिक होंगे। 4 प्रकार के डिस्क्राइब मैंने कर दिया है, आप लोग देखना। इसके बाद में इसके गुण, परिणाम उसके वैध है, विश्वसनीय है, निष्पक्ष होंगे। यह विधि बालक और पशु पक्षियों के ऊपर भी लागू की जा सकती है। इसमें अध्ययन संभव है, शारीरिक मानसिक परिवर्तनों पर नजर भी रखी जाती है। इस विधि के दोष क्या हैं? जब व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, उस वक्त आते आते दोष परिणाम बदलने लगते हैं। सारे के सारे व्यक्तियों के ऊपर निरीक्षण संभव नहीं है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति दोहरा चरित्र करने लगता है। माता पिता भी पूरी सही बात बताएं कि नहीं बताएं, ऐसी स्थिति में परिणाम के ऊपर प्रभाव पड़ता है और परिणाम अविश्वसनीय या अवैध हो जाते हैं। मित्रों आज की क्लास में इतना। नेक्स्ट जो क्लास है, अगली क्लास में जो हमारी विवरणात्मक जो विधियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। मित्रों बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।